नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और उन्हें वांछित अधिकार मिले, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या है आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ हैं कानून जगत के एक्सपर्ट्स जो आपको आपकी समस्याओं से जुड़े समाधान बताएंगे। अगर आपके साथ भी किसी तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको वो मंच देंगे जहां से आप कानून के जानकारों से सीधे संवाद कर आगे की राह तय कर सकते हैं। इसके लिए आप राज्यसभा टीवी से जुड़ें, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 011-230-94013 और 011-230-94296। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है आपका kanun.rstv@gmail.com। इसके अलावा यूट्यूब, ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स फ्रॉड यानी धोखाधड़ी की। आपने कई लोगों से सुना होगा कि उनके पास एक कॉल आया, उनसे उनके खाते से जुड़ी जानकारी मांगी गई और थोड़ी देर में ही उनके अकाउंट से पैसे चले गए। यही नहीं, कई बार आपके डेबिट कार्ड के बिना ही चोरी हुए उससे पैसे निकाल लिए जाते हैं, यानी कार्ड आपके पास है लेकिन पैसे निकाल लिए गए। आखिर ये धोखाधड़ी कैसे होती है और अगर आप इसके शिकार हुए तो आपके अधिकार क्या हैं, बैंक की इसमें क्या जिम्मेदारी तय होती है, इन्हीं सब बातों पर विस्तार से बात करेंगे। आज हमारे साथ बेहद एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। विधि गुप्ता आनंद है हमारे साथ, जो सचिव हैं DLSA की। बहुत बहुत स्वागत है विधि जी आपका। हमारे साथ अनीश कुमार गुप्ता हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा सरकार के। बहुत बहुत स्वागत अनीश जी आपका। और खुशबू जैन है हमारे साथ, जो साइबर लॉ विशेषज्ञ हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये बहुत ही आम हो चुका है, इस तरह के फ्रॉड्स जो हैं। खुशबू, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा शिकायतें लोगों की आने लगी हैं क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स फ्रॉड को लेकर। कैसे ये होता है? हम इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन है, सिर्फ इंडिया में नहीं, एक्चुअली सारी जगह पर ये चीज़ हो रहा है। इंटरनेट पे फुटफॉल बहुत बढ़ गया है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा होने लगे, उसके कारण इश्यूज उठने लगे हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को हम दो कैटेगरी में मिला सकते हैं। एक कैटेगरी हुई आपकी रिमोट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, और दूसरी कैटेगरी हुई जो फेस टू फेस, जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ कार्ड होता है। तो रिमोट या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपका इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया। मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अगर आपने यूज़ किया है। फेस टू फेस ट्रांजैक्शन में होता है कि आप पॉस मशीन में गए या ATM में गए। तो दीज आर द दो डिफरेंट कैटेगरी जिसमें आपका फेस टू फेस आइडेंटिटी है एक में और एक में नहीं है। दोनों ही कैटेगरी में डिफरेंट टाइप क्राइम्स होने लगे हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग, विशिंग, फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, साइबर एक्सटॉर्शन, आपका मालवेयर, दे सेंड यू, आपको रिमोट एक्सेस आपसे लिया जाता है, आपकी डुप्लीकेट स्क्रीन को डुप्लीकेट करके फिर आपके सारे OTP और इसको ले जाता है। फ़ोन कॉल्स करके आपको बहुत बार फ़ोन करा जाता है, बिकॉज आपकी जितनी नॉर्मल बेसिक डिटेल्स है एज टू कौन सी बैंक अकाउंट में और आपका फोन नंबर क्या है, ये बहुत इजीली रेडीली अवेलेबल है। क्योंकि आज तक हमें हमारी प्रिवेसी को लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी। तो हम अपनी बर्थ डेट से लेकर हमारी बाकी चीज़ों से लेकर, पैन कार्ड से लेकर या बैंक डिटेल से लेकर हम सब कुछ आसानी से दे देते थे कि इससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो एक प्रिवेसी जो है वो आज हमारे लिए चैलेंज बन रहा है, बिकॉज अगर थोड़ा भी नॉलेज किसी के पास होता है तो उसको लेकर आपको एक फ़ोन कॉल आ जाता है और वो बहुत प्यार से बहला फुसला के आपसे या तो कोई अच्छी सी स्कीम देते हुए आपको लेते हैं या फिर आपके किसी ट्रांजैक्शन को करते हुए लेते हैं, आपको लिंक भेजते हैं, टीम व्यूअर ले लेते हैं, क्लोनिंग कर लेते हैं वो आपके कार्ड्स का। आप ज़्यादातर देखा जाता है पेट्रोल पंप्स और इस जगह पर स्किमिंग हो जाता है कार्ड का। चिप कार्ड्स, मैग्नेटिक कार्ड्स को क्लोन करना बहुत आसान है। 1000 रुपये से 2000 रुपये तक में बिक जाता है अगर मैं कर रही हूँ आपका।
और इसको खरीदने के लिए 3 या 4 चीज़ें जो बहुत आसानी से आपको अलीबाबा टाइप स्टोर पे भी मिल जाएगी। ये बहुत ही चौंकाने वाला और डराने वाला है। ऑफलाइन फ्रॉड के तरीके जो हैं, जैसा कि खुशबू ने बताया, ये आपको ग्राफिक्स के ज़रिए समझाते हैं। स्किमिंग आपके कार्ड की हो सकती है, यानी एटीएम के कार्ड रीडर स्लॉट से डेटा जो है वो स्किमिंग डिवाइस लगाकर उसे चुरा लिया जाता है। कार्ड ट्रैपिंग हो सकता है आपका, एक बार्ब की मदद से कार्ड को स्लॉट में फंसा दिया जाता है। इसके अलावा शोल्डर सर्फिंग, इसकी मदद के लिए आगे आकर कोई आपका पिन देखता है, कहता है मैं आपको मदद कर देता हूँ। कार्ड या पिन नंबर अगर आप कार्ड पर लिखा हुआ छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके की अगर हम बात करें तो जैसा कि खुशबू ने बताया, फॉर्मिंग होता है, गलत वेबसाइट पर ले जाकर कार्ड की जानकारी आप दर्ज कर देते हैं। की स्ट्रोक लॉगिंग भी होती है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या फिर कभी कभी आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो हैकर्स कार्ड्स की आपकी डिटेल चुरा लेते हैं। मालवेयर, जिसमें कि सॉफ्टवेयर वायरस के ज़रिए जानकारी चुरा ली जाती है। मर्चेंट या पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें कि मैग्नेटिक स्ट्रिप के ज़रिए फिशिंग और विशिंग किया जाता है। स्पैम मेल के ज़रिए जानकारी चुराने की कोशिश की जाती है। वही सिम स्वाइप फ्रॉड किया जाता है, जिसमें आइडेंटिटी प्रूफ के ज़रिए डुप्लिकेट सिम कार्ड ले लेते हैं और इस तरह से जो है जानकारी क्योंकि उनके हाथ लग जाती है आपके कार्ड से जुड़ी हुई, तो आपके पास कार्ड हो तो भी कहीं और से ट्रांजैक्शन हो जाता है। विधि, आपसे हम समझना चाहेंगे कि इस तरह के मामलों में क्या हम ये माने कि उतनी जानकारी नहीं है लोगों को उनके अधिकार को लेकर, अगर उनके साथ धोखाधड़ी होती है तो वो मान लेते हैं कि अच्छा ये हो गया मेरे साथ तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। क्या अधिकार क्या है लोगों के? मैडम देखिए, जानकारी और जागरूकता ये दो स्टेप्स हैं, दो साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। मैं कहूँ तो लोगों को जानकारी है, कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं, कार्ड से पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है, पर जागरूकता नहीं है कि उसे किस तरह से यूज़ करें कि हमारा नुकसान ना हो। तो लोगों में जागरूकता फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आरबीआई गाइडलाइंस क्या कहती हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना मान लीजिए कोई पैसा विड्रॉ कर लेता है या कोई फ्रॉड हो जाता है, तो आपकी एज पर आरबीआई गाइडलाइन ये ड्यूटी है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर उसे बैंक में रिपोर्ट कर दें। तो अगर आप 3 दिन के अंदर बैंक में रिपोर्ट कर देते हैं तो आपकी ज़ीरो लायबिलिटी रहेगी, आप 1 रुपये के लिए भी लायबल नहीं रहेंगे जी। उसके बाद अगर 4 से 7 दिन के अंदर अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितने की ट्रांजैक्शन हुई है, आप उसके लिए लायबल रहेंगे। 7 दिन के बाद बैंक का बोर्ड डिसाइड करता है। पर अक्सर हमारे इस टाइप के फ्रॉड्स का शिकार ज़्यादातर हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं। ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको अभी अभी जस्ट कार्ड मिला है, ऑपरेट करना आता नहीं है। तो वी नीड टू मेक पीपल अवेयर। हमें ज़रूरत है लोगों में वो कॉन्फिडेंस जनरेट करने का। लोगों को जानकारी है कि कार्ड यूज़ हो सकता है, पर जागरूकता नहीं है कि उसके नुकसान क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो उस वजह से लोगों में डर है। हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और लगभग हर किसी के पास अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, पर लोग आज भी डरते हैं यूज़ करने से। तो डीएलएसए के माध्यम से हम लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का काम करते हैं कि किस तरह से इसे बेटर यूज़ करा जाता है, और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। जी बिल्कुल। अनीश जी, यहाँ पर एक बहुत अहम बात हो जाती है कि इतना तो हर कंज्यूमर समझता है कि अगर उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो फ़ौरन उसे बैंक से संपर्क करना है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि उन्होंने कहा कि हमारी शिकायत का रिड्रेसल उस तरह से नहीं हुआ। तो जो लायबिलिटी है वो कैसे तय हुई है इस तरह के फ्रॉड्स के मामलों में? लायबिलिटी अगर 3 दिन के अंदर जानकारी दी जाती है तो लायबिलिटी कस्टमर की नहीं होती है, कंज्यूमर की कोई लायबिलिटी नहीं है। ये बैंक की लायबिलिटी है अगर उसने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ है जी। अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन करके किसी ईमेल के थ्रू, किसी लालच में, किसी लॉटरी के लालच में अपना डिटेल्स उसने दिया है, देन बैंक्स आर नॉट लायबल फॉर दैट। उसके लिए फिर कंज्यूमर लायबल होता है। इसी तरह से अभी एक केस में बैंक ने अकाउंट, एक जो स्कूल का अकाउंट था उसको लिंक कर दिया, प्रिंसिपल का जो अकाउंट था उसके साथ में ऑनलाइन अकाउंट कर दिया, जबकि उसके लिए कोई रिक्वेस्ट स्कूल की तरफ से कभी नहीं की गई थी। और उसमें 30 लाख रुपए का विड्रॉल हो गया, ऑनलाइन विड्रॉल हो गया। उस केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 25 लाख रुपए का फाइन बैंक के ऊपर लगाया है। ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस 25 लाख रुपए का फाइन देना पड़ा है बैंक को, इंडियन बैंक ने।
जी जी जी, यानी कि लाइबिलिटी जो है वो बहुत क्लियर है, जो आरबीआई गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक। आइए अब हम केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कभी क्लोनिंग के जरिए और कभी बैंक के नाम पर जानकारी लेकर आपके अकाउंट से पैसे गायब कर दिए जाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं दिल्ली के कुछ ऐसे लोगों से जिनके साथ अलग अलग ढंग से डेबिट या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किए गए और लाखों रुपए ठग लिए गए। दिल्ली की सुमाना दत्ता पेशे से शिक्षक हैं और जागरूक ग्राहक भी, लेकिन इस साल मई महीने में आए एक कॉल ने सुमाना को लाखों की चपत लगा दी। सुमाना को कॉल करने वाली महिला ने बताया कि वो एक बैंक कस्टमर केयर सेंटर से बोल रही हैं और सुमाना के क्रेडिट कार्ड पर एक ऑफर है। आगे क्या हुआ सुनिए। तो फ़ोन आया दैट आपका जितना पॉइंट्स एक्यूमुलेट हुआ आपके कार्ड में, बहुत सारे पॉइंट्स, तो आप दैट हम बैंक से फ़ोन कर रहे हैं एंड उस पॉइंट्स को एनकैश करना चाहते हैं। तो आई से ठीक है, एंड देन काइंड ऑफ दे वेंट थ्रू अ वेरी long verification process, which is exactly like the way when I called up before also in the bank for some purpose. So they cross-checked my date of birth, also the card number and everything, and then they said that we are sending you a OTP. There is a OTP will come to your mobile, तो आप हमको उस OTP बता दीजिए. Now I know that bank always sends the message that you should never send the share the OTP with anyone. But I think I was very conscious that एक तो मुझे पता था कि विदाउट CVV नंबर कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, और मैं उनको CVV नंबर नहीं शेयर किए थे उनके साथ, तो इसलिए शायद मुझे लग रहा था ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसलिए मैं जब OTP पहली बार आया मैं उनको बताया OTP, फिर देयर वाज अ डिस्टर्बेंस इन द फोन लाइन, तो फिर वो एंड देन आफ्टर मे बी फ्यू सेकेंड्स दिस गर्ल सेड अगेन दैट मैडम वो बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे फ़ोन पे, तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, आई हैव सेंड यू अनदर OTP। तो फिर मैं देखा अनदर OTP आया तो मैं उसको बोल दिए, एंड देन व्हेन आई पुट द फ़ोन डाउन आई रियलाइज दैट मेरे कार्ड से 2 ट्रांजैक्शन हो गया है। सुमाना ने CVV नंबर नहीं बताया था, इसलिए वो निश्चिंत थी, लेकिन पहली बार 94,000 और दूसरी बार 52,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो गया। सुमाना को शक हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने फौरन बैंक को फ़ोन किया और पेमेंट रोकने को कहा। तो आई कॉल्ड अप द बैंक, जो हेल्पलाइन था, मैं उनको बोले दे सेड यस आपके इसमें ये लास्ट 2 अमाउंट ये ट्रांजैक्शन है, इस अमाउंट का अभी अभी हुआ है। तो एंड आई सेड हाँ प्लीज़ ये दोनों फ्रॉड ट्रांजैक्शन है और इसको प्लीज़ स्टॉप पेमेंट कीजिए एंड मेरा कार्ड भी आप ब्लॉक कर दीजिए। तो एंड दिस हैज़ हैपन लाइक विद इन 7 minutes, आई थिंक 7 to 9 minutes, आई गॉट अ रिप्लाई ऑल्सो फ्रॉम द बैंक दैट योर कार्ड इज़ ब्लॉक्ड. This is from the fraud control department. Of course, when they send me the bill, when I talk to them over phone that time, of course that the person who I was talking to, he ensured me. He said, "No, ma'am, you don't get upset. You will not lose this money." But whenever later on I spoke to them, of course they cleared the payment, and their argument is that you shared the OTP with them. So we consider it as a safe transaction. फिर मैं साइबर सेल में जाके दे जस्ट जितना जो भी डिटेल्स था जैसे आपको बोले, और जितना मैसेज मेरे पास आया था ट्रांजैक्शन का, कि ट्रांजैक्शन अलर्ट का, फिर कार्ड डीएक्टिवेशन का, वो सब मैं उनके साथ शेयर किए। उसके बाद उनसे तो हम कुछ मतलब I don't know what they are doing, but the local police station, of course, they kind of track that number. सुमाना ने कानूनी राह अपनाने का फैसला किया और बैंक को नोटिस भेज दिया। आइए समझते हैं कि सुमाना के साथ हुई धोखाधड़ी में लायबिलिटी किसकी बनती है। अगर मेरे पास फ़ोन आया या मेरे क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन हुई, मेरे क्रेडिट कार्ड का डेटा कहाँ से गया? बैंक से। बैंक से जैसे ही डेटा गया तो बैंक के अगेंस्ट FIR बनती है।
अंडर सेक्शन 72 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर कंज्यूमर सिर्फ फ्रॉडस्टर के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराने की बजाय बैंक के अगेंस्ट भी एफआईआर दर्ज कराता है तो बैंक एक तो प्रॉम्प्टली एक्शन लेता है और बैंक सिचुएशन को एनालाइज करके कंपनसेट करता है। तो हमें बताने की ज़रूरत है कंज्यूमर को कि ये जो बैंकिंग डेटा है वो आपका पर्सनल डेटा है। पर्सनल डेटा का जो ब्रीच है उसके के अंदर बैंक भी उतना ही लायबल है जितना कंज्यूमर लायबल है। सबसे पहले तो 420 आईपीसी में है, उसके अलावा आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, क्योंकि जैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन की तो उसके अंदर सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट आल्सो एप्लीकेबल हो जाता है। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न भी है। एक आदमी ने आपसे ओटीपी पूछा कि जी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ और आप अपना ओटीपी बता दें, और आपको पता लगता है वो बंदा ओटीपी वो बैंक से नहीं है। अगर आपने ओटीपी नहीं भी दिया तब भी आप उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एक व्यक्ति का अपने आप को ये बताना कि जी मैं बैंक से बोल रहा हूँ और वो बैंक से नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट ऑफेंस है। इसके अलावा सेक्शन 66C, सेक्शन 66D ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दे आर आल्सो एप्लीकेबल। सुमाना को उम्मीद है कि बैंक की ओर से उनके भुगतान का खामियाजा बीमा के जरिए भर दिया जाएगा, क्योंकि उनका जो डाटा लीक हुआ उसके लिए बैंक जिम्मेदार है और बैंक को हिदायत देने पर भी पेमेंट पर रोक नहीं लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए इस केस स्टडी पे थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी खुशबू, कई बार बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से जो कौन होते हैं वो आपको कॉल करते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक सारी डिटेल्स उनके पास होती है, लेकिन आपने गलती से ओटीपी शेयर कर लिया। अब सुमना के केस में बैंक कह रही है कि ये सेफ ट्रांजैक्शन हमने माना, हालांकि उन्होंने तुरंत अलर्ट किया विदिन 7 मिनट्स, लेकिन बैंक का कहना है बैंक ने क्लियर कर दिया उस पेमेंट को। अगर आपको सस्पिशियस भी लगता है तो क्या यहाँ बैंक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ट्रांजैक्शन को रोक दें? क्रेडिट कार्ड मामलों में, क्रेडिट कार्ड मामलों में भी ये बैंक की जिम्मेदारी है। आरबीआई का सर्कुलर बहुत क्लियरली ये चीज़ को क्लियर करता है कि लाइबिलिटी किसकी होती है, और इवन अगर लाइबिलिटी मेरी थी एज अ कंज्यूमर बेस, तो अगर मैंने ओटीपी भी शेयर किया या मैंने कोई और डिटेल्स भी शेयर की, तो अगर मैंने रेलेवेंट टाइम में उसको कंप्लेन ग्रेवियंस कंप्लेन ग्रेवियंस सेंटर में बैंक के लोगों को इन्फॉर्म किया है, तो बैंक के ऊपर लाइबिलिटी होती है टू रिवर्स माई ट्रांजैक्शन टू पे मी। जैसे कि अभी जस्ट हमें ये चीज़ बताई थी, इट एक्चुअली फेल्ट लाइक कि आपको बैंक से फ़ोन आया है। तो एज अ नॉर्मल कंज्यूमर मेरे लिए, मैं तो इन्वेस्टिगेटिव में नहीं हूँ। जी। अगर आप मुझे इतना तक बता सकते हैं कि अगर उनके पास में ये डिटेल है कि मैं खुशबू जैन हूँ, मेरा ये कार्ड नंबर है और उसके बाद में कि मेरा इस बैंक अकाउंट में है, तो मेरे लिए तो हर तरीके से ये बिलीव करने वाला सिचुएशन हो गया। और उनका तरीका भी सेम है कि आप एक एक्स बैंक से फ़ोन कर रहे हो, तो मेरे लिए मैं एक इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच नहीं रख सकती ना। मतलब आप एक कंज्यूमर से, हर एक कंज्यूमर से ये अप्रोच नहीं रख सकते। देयर कैन बी सॉल्यूशन। बैंक इसका बहाना नहीं बना सकता कि आपने ओटीपी शेयर किया तो आपकी लाइबिलिटी है। इट्स ऑल टुगेदर बैंक का लाइबिलिटी। बैंक के पास में ऑप्शन होना चाहिए कि जब मैंने बैंक खोला, मैंने अकाउंट खोला, तो या तो आप मुझे एक स्पेसिफिक नंबर दे दीजिए और आप मुझे स्पेसिफिक ईमेल आईडी दे दीजिए कि ये 2 ही जगह है जहां से आपको आएगा, इसको छोड़कर कोई भी आया तो आप नहीं माने। क्योंकि अगर मेरे पास में HDFC लिखा है, मेरे पास में SBI लिखा है, तो मैं मानूंगी। अनीश, आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे कि लाइबिलिटी कैसे तय होती है? क्योंकि वो कह रही हैं कि CVV नंबर तो मैंने नहीं बताया, इसका मतलब कि कार्ड की सारी जानकारी कॉल करने वाले के पास थी, पहले से थी जी, पहले से थी। और इन्होंने, जो सुमना गुप्ता का केस है, शी इज वेरी अलर्ट कस्टमर एंड शी हैज रिपोर्टेड विद इन 7-8 मिनट्स एज शी इज क्लेमिंग। सो इन दिस केस इट्स अ टोटल लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। ओटीपी उसने शेयर किया है not as a knowing fully well that the bank is calling. जी बिल्कुल। Normally banks also send SMSs to every customers. Don't share OTP to everybody. So all the consumers must be in clear awareness that in no case even the banks cannot ask for OTP. बिल्कुल बिल्कुल। So we should not share OTP to everyone. जी, हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं आपके लिए। चलिए, कॉल्स आने हमारे पास शुरू हो गए हैं। धनंजय का कॉल आया है पटना से। धनंजय जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मुझे ये पता करना था, सपोज मेरा पटना के ब्रांच में, किसी बैंक के ब्रांच में मेरा अकाउंट है जी, और मैं ATM कार्ड दिल्ली में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर यदि वहाँ पे यदि कुछ होता है तो मुझे इस बैंक के किसी और ब्रांच में जाके इसका शिकायत कर सकता हूँ मैं क्या?
जी, आप बताना चाहेंगी खुशबू? हाँ, आप किसी भी बैंक ब्रांच में कर सकते हैं। ऑनलाइन नंबर होता है 24/7 आवर का उनके साथ में ऑप्शन है, आप फ़ोन करके ब्लॉक कर सकते हैं। आपको 2-3 चीज़ें उसकी डिटेल में चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम और काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको आप सोच रहे हैं कि ये अनऑथराइज था या ये अनलॉफुल है या दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट, सस्पिशियस है। तो आपको ये 3 चीज़ें आपके पास में रखनी होगी, आपका नाम, आपका डिटेल एंड किस टाइप की चीज़ को लेकर आप, किस ट्रांजैक्शन को लेकर आप इशू उठा रहे हैं। आप 24/7 फ़ोन कॉल कर सकते हैं, इट्स अ टोल फ्री नंबर। हर बैंक के लिए मैंडेटरी है आरबीआई की तरफ से कि बिना उसके बैंक कैन नॉट रन। दूसरा, आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जा सकते हैं, बट आइडियल होता है फ़ोन कॉल करना, क्योंकि जितना जल्दी होता है उतना जल्दी इसको सॉल्व करना या स्टॉप करना आसान होता है बैंक के लिए। दूसरा ऑप्शन है आप बैंक में जा सकते हैं नियरेस्ट, बैंक के बाद में आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बैंक। जी, विधि आपसे हम जानना चाहेंगे, एक अनुभव आप अपना ज़रूर हमें बताइए कि इसमें जो बैंक हो या फिर जब हम शिकायत करते हैं पुलिस में, साइबर सेल में, तो वहाँ पर जो है किस तरह से इन मामलों को लिया जाता है? क्या जितनी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्या साइबर की ओर से मामलों को उस तरह से रखा जाता है? कोर्ट में क्या एक्सपीरियंस होता है इस तरह के मामलों में? देखिए, सबसे प्राइमरी हमारा जो फर्स्ट स्टेज है जहाँ से ये सब शुरू होता है वो है कंज्यूमर कितना अलर्ट है। देखिए, अगर कंज्यूमर को हम कहें कि बहुत ज़्यादा अलर्ट है तो फिर तो फ्रॉड होगा ही नहीं। फ्रॉड हो इसलिए रहा है क्योंकि पीपल आर बीइंग ड्यूप्ड। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो जैसा मैडम ने कहा, यू हैव टू रिपोर्ट टू द बैंक। अगर बैंक आपका समाधान नहीं करता है, मान लीजिए 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर बैंक आपकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन सेंटर है हमारे, अभी इंडिया में 21 के करीब सेंटर रन कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं निशुल्क। जी। आप एक सीधे से एक एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे अपना ग्रीवेंस जो भी है, जो भी आपके साथ हुआ है वो लिख सकते हैं, जी बैंक ने रिड्रेस नहीं करा। अगर आपको सेंटर नहीं पता है तो उनका ऑनलाइन पोर्टल भी है, आप वहाँ पे जाके ईमेल भी कर सकते हैं। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाके आप कंप्लेंट करें, वहाँ पे निशुल्क आपकी समाधान मिलेगा। तब भी अगर नहीं होता है तब हम आते हैं FIR रजिस्टर कराने पे। हालांकि FIR फर्स्ट इंस्टेंस पे रजिस्टर हो सकती है, तो आप अपने नियरेस्ट PS में जाएं, थाने में जाएं, जहां पर आपका बिलिंग एड्रेस है वहां पर जाएं, वहां पर जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। और अगर किसी भी तरह से पुलिस आपका साथ नहीं देती है या आपको कहती है ये तो छोटा सा मामला है या फिर इसमें ज़रूरत नहीं है या ऐसे कुछ इस तरह करके अगर करती है, तो फिर आप हमारे पास कोर्ट में आ सकते हैं, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। CRPC की धारा 156 सब क्लॉज 3 के तहत आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, बता सकते हैं कि जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैंने पुलिस को अप्रोच करा, पुलिस मेरी FIR नहीं रजिस्टर कर रही है। तो उसके माध्यम से हम कोर्ट में याचिका दायर करके कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू एक FIR रजिस्टर करा सकते हैं, जिसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी होगी। जी। मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करूंगी। जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है जो RBI की तरफ से आया, ये बहुत अच्छा सा इनिशिएटिव है। पहला तो आपका जाता है आपके कंज्यूमर कंप्लेंट इन द बैंक। बैंक में अगर नहीं हुआ तो बैंक का इंटरनल रिड्रेसल सिस्टम है, अगर उसमें भी ध्यान नहीं दिया गया तो तीसरा उनके पास में इंटरनल ओम्बड्समैन होता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंक का इंटरनल। उसके बाद नहीं होता है तो RBI का जो आप 21 सेंटर्स बढ़ रहे हैं वो ओम्बड्समैन है, जिसमें आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैव गॉन। अवेयरनेस की थोड़ी कमी है कि आपके पास में ये ऑप्शन है, बिकॉज ऑल द वे हर चीज के लिए बहुत बार छोटे अमाउंट्स भी होते हैं। छोटे अमाउंट्स हमारे लिए हैं, बट बिल्कुल देयर आर टाइम्स जब मेरे लिए वो मेरा छोटा अमाउंट नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट है आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाइए। इसमें आपको कहीं हियरिंग की जरूरत नहीं होती, आपको जाना नहीं होता है। 4-5 चीजों का ध्यान रखना है, आपका नाम, काइंड ऑफ कंप्लेंट है, अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट, उसका URL आप रख लीजिए कि इस तरीके से हुआ है, वो सारी डिटेल। एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन है जो एक आम आदमी के समझ में एक आसानी से आ जाएगी। आप कंप्लेंट कर दीजिए, विद इन 30 to 60 डेज RBI टेक्स केयर, अपने हिसाब से वो बैंक के साथ में उसको सॉल्व कर देता है। वही जो मेरा पहला पॉइंट था कि जागरूकता नहीं है लोगों में कि बैंकिंग ओम्बड्समैन नाम की भी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रिड्रेसल हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। 1440 is one another toll free number of RBI itself for registering your complaints in banking ombudsman को लेकर। चलिए, और कॉल्स आ रहे हैं। विकास है हमारे साथ यूपी से। विकास जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, पूछिए। मैडम एक्चुअली क्या था, मेरा 4 नवंबर को फ्रॉड हुआ था 4400 रुपए का, और उन्होंने पेटीएम के थ्रू KYC मांगा था। तो मैंने कहा मैं अपना बैंक में जाके करवा दूंगा जहाँ पे आपकी ब्रांच है जी। तो उन्होंने कहा हमारी कोई पेटीएम की ब्रांच नहीं है। तो मैंने फिर फोन पे कर दिया वो। तो उससे तुरंत मेरे पास 4400 रुपए कट गए जी। और मैं साइबर सेल भी गया था,
ठीक है, उन्होंने मना कर दिए, उन्होंने कोई वो ही नहीं करा। अब भी जाता हूँ तो क्या हो जाएगा ना चलिए कुछ वो करे। जी, तो आपके पास विकास क्या उपाय है ये समझते हैं हम। अनीश जी आप बताइए, साइबर सेल में भी इन्होंने शिकायत कर दी है, क्या कर सकते हैं इस मामले में? साइबर सेल में जैसा कह रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, उसके बाद हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि हम कोर्ट की शरण में जाएं, लेकिन अमाउंट इतना छोटा है, जैसे 4400 रुपये का अमाउंट है, तो कोर्ट में जाने से तो इनका खर्चा बढ़ जाता है और मुश्किल होती है। तो इसलिए जो बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत करने की बात है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी इनके लिए। इनको बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाना चाहिए, बैंक के जरिए भी जा सकते हैं क्योंकि पेटीएम के थ्रू हुआ है, तो ये बहुत समझना जरूरी है यहाँ पे। वो आरबीआई के थ्रू, आरबीआई ओम्बड्समैन में आप करेंगे तो दैट गवर्न्स एवरीबॉडी। जी, आरबीआई की अगर साइट पर जाते हैं तो खुशबू इनकी नहीं, हम जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम अगर इनकी बात करते हैं, आपका पेटीएम हुआ, आपका गूगल पे हुआ, दे आर आल्सो इक्विवेलेंट एज टू हमारी आरबीआई गाइडलाइन इक्विवेलेंट है इनके लिए भी। दे कवर, आरबीआई गाइडलाइंस कवर ऑल दीज पेमेंट गेटवेज आल्सो, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जहाँ तक इन्होंने खर्चे की बात कही कि खर्चा काफ़ी हो जाएगा, तो डीएलएसए के बारे में बताना चाहूँगी। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण है और हर राज्य की अलग से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है जो निशुल्क लोगों को मुफ्त में कानूनी सलाह और कानूनी हेल्प देती है। जो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन सब के लिए मुफ्त में आपको कानूनी सलाह मिलेगी, मुफ्त में आपकी याचिका कोर्ट में दायर की जाएगी। कोई व्यक्ति जिनकी इनकम 1 लाख के नीचे है उनको फ्री दी जाएगी। बुजुर्गों के लिए 2 लाख की इनकम है, 2 लाख से नीचे जिनकी इनकम है उनको मुफ्त में सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। और महिलाओं के लिए कोई इनकम बैरियर नहीं है। आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में सारी सुविधाएं, आपको सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं डीएलएसए के माध्यम से। चलिए, तो उस हिसाब से भी आप न्याय के लिए अपनी आगे की राह तय कर सकते हैं। आरबीआई के गाइडलाइन जो हैं, जिसके बारे में लगातार हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, आइए तेज़ी से नज़र उस पर हम डाल लेते हैं। बैंक खाते में ऑनलाइन फ्रॉड के दौरान नुकसान होने पर खामियाजा जो है वो ग्राहक नहीं बल्कि बैंक उठाएगा, आरबीआई कहती है। ऑनलाइन फ्रॉड के 3 दिन के भीतर बैंक से शिकायत आपको करनी होगी, यानी जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उसमें आपकी लाइबिलिटी 0 होगी। 10 दिन के भीतर अंदर अगर वो रकम आपके खाते में क्रेडिट ज़रूर हो जाएगी। कस्टमर थर्ड पार्टी फ्रॉड की जानकारी देने में 3 दिन से ज़्यादा अगर आप देरी करते हैं तो 25,000 रुपये तक का नुकसान आपको यानी ग्राहक को उठाना पड़ेगा। अगर अकाउंट होल्डर किसी से अपना पासवर्ड शेयर करता है, फ्रॉड होने पर खुद ही पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट ज़रूरी है। अलर्ट पर एक रिप्लाई का ऑप्शन भी शुरू करने के लिए आरबीआई ने कहा, जो कि बैंक्स करती हैं। बैंक की गलती यानी फ्रॉड, लापरवाही या गड़बड़ी के चलते अगर आपको नुकसान हुआ है तो इसमें ग्राहक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये कहती है आरबीआई की गाइडलाइन। और शर्त भी लागू नहीं होगी कि ग्राहक ने इसकी जानकारी दी है या नहीं। बचत खाते में ग्राहकों की अधिकतम जिम्मेदारी 10,000 रुपये की होगी और बैंक इंश्योरेंस क्लेम का भी इंतज़ार करने की ज़रूरत बैंक जो हैं वो इंश्योरेंस क्लेम के लिए इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। आइए हम इंश्योरेंस को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं हम। विपिन है हमारे साथ दिल्ली से। विपिन जी, क्या जानना चाहते हैं आप, पूछिए। मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तो मुझे कई होटल बुकिंग करनी पड़ती है फ़ोन पे। तो और जितने होटल्स हैं वो बुकिंग लेते हैं, बट दे आस्क योर क्रेडिट कार्ड नंबर एंड एक्सपायरी डेट ऑन द फोन इटसेल्फ टू कंफर्म माय बुकिंग। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, इज इट सेफ टू शेयर द क्रेडिट कार्ड नंबर एंड द एक्सपायरी डेट विद इन इंडिया ऑन द फोन टू दिस होटल टू कंफर्म माय बुकिंग? मतलब आई एम या शैल आई नॉट शेयर दिस ऑन द फोन? और इन केस यस, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ कि मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से भी क्या ट्रांजैक्शंस को सही माना जाए? आप बताएंगे इसमें खुशबू, क्योंकि इनसे तो कार्ड का नंबर पूछ लिया जा रहा है, एक्सपायरी डेट पूछ ली जा रही है। नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आप जब भी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं किसी भी ऐप से, तो आपसे कार्ड डिटेल्स मांगी जाती है और आपसे एक्सपायरी डेट मांगी जाती है। एट टाइम्स आपसे ₹1 डिडक्शन भी होता है, जस्ट फॉर द सेक कि अगर आपने कैंसिल कर दिया बुकिंग या कुछ भी हुआ तो उनका अगर पार्ट पेमेंट है या फुल पेमेंट है डेट के हिसाब से, वो उस हिसाब से आपसे डिडक्ट कर लेंगे। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है फॉर देम टू सिक्योर।
रही बात कि ये सिक्योरिटी क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर आप सही वेबसाइट्स पे जाकर कर रहे हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे जाके या ऑथेंटिक मोबाइल ऐप से कर रहे हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ। अगर हम booking.com पे गए तो booking.com अगर मैंने सही जगह से डाउनलोड किया है, इट्स नॉट फ्रॉम इंटरनेट दैट आई डाउनलोडेड बट फ्रॉम द ऐप स्टोर, ऑथेंटिक ऐप ऑफ दैट स्पेसिफिक, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो आई कैन अगेन गो अगेंस्ट booking.com कि ये डिफिकल्टी booking.com के प्लेटफॉर्म पे आई है। ऐसे ही जितने भी है, तो आप जब कर रहे हैं तो आप रैंडम किसी भी वेबसाइट पे जाके ये मत कीजिए, आप हमेशा URL को प्लीज़ चेक कीजिए, बिकॉज बहुत बार स्लाइट ऑफ आई एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा वर्ड इन इट एंड गड़बड़ हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा जब आप इस तरीके के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सिमिलर जगह से करें। अगर सिमिलर जगह से नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट ऑथेंटिक वेबसाइट्स को लें, ऑथेंटिक ऐप्स को लें और वहाँ से ये चीज़ करें। लाइबिलिटी शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइबिलिटी उसके बाद में अगर कुछ होता है तो देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस। जी, एक सिक्योरिटी मेजर ये भी हो सकता है कि आप इंश्योर करें कि आपके पास OTP आपके मोबाइल में आ रहा है, क्योंकि OTP के बिना कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। OTP का हम बहुत टर्म यूज़ कर रहे हैं बट पब्लिक जनता को शायद जानकारी ना हो। OTP इज़ वन टाइम पासवर्ड, जो एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही पासवर्ड होता है जो आपके मोबाइल पर आता है। ज़्यादातर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूंगी, बहुत सारी ऐप्स है, जितनी इंटरनेशनल आपके बुकिंग्स है उनमें आपको OTP की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना OTP के ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो इन सिनेरियो में ही पर इनको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में बैंक से 1, 2 या 3 दिन का समय लगता है, समटाइम्स 3 घंटे का समय लगता है। तो जब भी आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप उसी वक्त अगर इंस्टेंटली अपने बैंक को बताएंगे तो वो ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं कि वो इस बैंक से जिस भी काउंटर पार्ट पे जा रहा है, इधर बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे उस चीज़ को वो रोक दे। तो OTP हर इसमें नहीं यूज़ होता है, बहुत सारे 90% ऑफ द इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे नहीं होता है। जस्ट बाय योर एक्सपायरी डेट एंड योर डिटेल्स जो आपसे मांगते हैं, आपका वो ट्रांजैक्शन पेमेंट आपकी थ्रू हो जाती है। चलिए अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। अजय जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरा ICICI बैंक में, और मैं अभी भी उनके कस्टमर केयर पे कॉल करता हूँ तो वो मुझसे डेबिट कार्ड का 16 डिजिट नंबर मांगता है वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद में मेरा जो पिन नंबर है, 4 डिजिट पिन नंबर है, वो भी मांगता है। जब मैंने कस्टमर केयर से बात की और उनसे कहा कि क्यों आप पिन नंबर मांगते हैं, तो कहते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए मैंडेटरी है। मैंने कहा कि आइडिया तो कहता है पिन नंबर नहीं शेयर करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि आइडिया से जब भी आप बात करेंगे तो आपको पिन नंबर देना जरूरी है, आप RBI की गाइडलाइन में चेक कर लीजिए। तो क्या ये सही है पिन नंबर शेयर करना? जी, यहाँ पे मुझे लगता है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉल आप बैंक को कर रहे हैं या कहीं से कॉल आपको आ रहा है, बैंक कॉल नहीं करती पिन के लिए, ये क्लैरिटी शायद समझना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपना खुद का इंटरप्रिटेशन देना चाहूँगी। एक तरफ आप कंज्यूमर को इतना कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं कि आप OTP दें, आप पिन नंबर दें, आप नहीं दें, आप अपना 16 डिजिट नंबर दे नहीं दे। आप कंज्यूमर को ये नहीं बोल सकते कि आप इस पे दे सकते हो, उस पे नहीं दे सकते हो। फॉर अ कंज्यूमर टू रिमेंबर ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है। एक तरफ अगर आप बोलते हो कि हाँ मैं ये लेता हूँ, और दूसरी तरफ आप बोलते हो उनको नहीं दे सकते, तो जैसा मैंने बताया आप नहीं, मतलब बिकॉज वो बहुत आइडेंटिकल तरीके से आते हैं। अगर मुझे कोई मैसेज भी आता है तो बहुत आइडेंटिकल आता है कि इसी बैंक से इस तरीके से आया है। अगर मुझे कोई ईमेल्स भी आते हैं तो वो भी आइडेंटिकल तरीके से आते हैं। तो आप मेरे ऊपर नहीं छोड़ सकते उस लाइबिलिटी को। बहुत तो अगर आप ईमेल पे भी सर्च करेंगे ना गूगल पे जाके कि मुझे जैसे इन्होंने ICICI का दिया, तो और जाके मैं सर्च करूँ ICICI का कस्टमर केयर नंबर, देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टेंसेस कि शुरू के जो 4 स्पेसिफिक आएंगे एडवर्टीजमेंट को भी छोड़ के ऊपर, वो रॉन्ग नंबर्स होंगे। तो आप जैसे ही वहाँ पे कॉल करोगे तो आपने तो गूगल पे सर्च किया कि मुझे ICICI का नंबर चाहिए, वो ICICI का नंबर गया किसी XYZ इंसान के पास में, उसने आपसे सारी डिटेल्स ली एंड देन एवरीथिंग गोज अवे। तो आप लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं छोड़ सकते। आप लाइबिलिटी या तो बैंक हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि ये है और इस तरीके से होना चाहिए। थोड़ा क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी उन्हें अपने साथ में कि आप कंज्यूमर को क्या चाहते हैं, क्या क्या उनसे चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। अगर ये इन्फर्मिटी है तो लाइबिलिटी बैंक को ही लेनी होगी। अनीश, बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि जो हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं, जो बात कर रहे थे जी, ये टी-पिन की बात कर रहे थे। टी-पिन इज द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर। व्हेन वी कॉल द बैंक, दे वांट टू इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु इज कॉलिंग, उसके लिए वो टी-पिन मांगते हैं। और टी-पिन जो होता है वो आइडेंटिकल एक ही आदमी के पास एक ही होता है, ताकि उसके बाद जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस आप देंगे बैंक को,
तो उसको फॉलो करने के लिए वो इंश्योर करते हैं, ऐसा मुझे जो जानकारी है। हाँ, लेकिन उसी का फायदा फ्रॉड्स उठा लेते हैं तो कि इसके लिए जो खुशबू ने कहा, वो बैंक्स उसके बेसिस पे कोई लाइबिलिटी को देने से इनकार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अब आइए आपको दिखाते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के कुछ और मामले। दिल्ली के राजीव और योगेश दिल्ली में अपने दफ्तर में थे, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई जानकारी उनसे मांगी गई, लेकिन एक डेबिट कार्ड से बिहार के एटीएम में विड्रॉवल हो गया और दूसरे के क्रेडिट कार्ड से फ्लाइट की टिकट बुक कर ली गई। ये है राजीव कुमार, जो पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन हाल ही में इनके बैंक खाते से ठगों ने पैसे उड़ा लिए। राजीव को तो ना कोई फ्रॉड कॉल आया था, ना इन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी कहीं साझा की थी। फिर ये कैसे हुआ? मैं हाल फिलहाल में डिजिटल फ्रॉड का शिकार हुआ हूँ। 23 दिसंबर के दोपहर में मैं अपने दिल्ली के ऑफिस में काम कर रहा था। 1 बजे के आसपास मुझे SBI से मैसेज मिलता है। मैं मैसेज खोल के देखता हूँ, उसमें रहता है कि 18,000 रुपये मेरे SBI के अकाउंट से ATM विड्रॉल हुआ है। और जबकि मैं उस समय अपने ऑफिस में था। ATM विड्रॉल हुआ है यानी कि ATM कार्ड से पैसा निकाला गया। ATM कार्ड मेरे पॉकेट में था। मैं ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक करता हूँ तो दंग रह जाता हूँ कि मैं इस वक्त दिल्ली में था और वो पैसा बिहार के गया के किसी ATM से विड्रॉ किया गया था ATM कार्ड के थ्रू। राजीव की तरह ही योगेश के क्रेडिट कार्ड से विदेश में फ्लाइट की टिकट बुक करा ली गई। मेरे साथ एक क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ। मेरे पास एक मैसेज आया कि $1 की ट्रांजैक्शन हुई है आपके क्रेडिट कार्ड पे, जो कि मैंने नहीं की थी और कार्ड मेरे पास ही था। मैंने इमीडिएटली अपने बैंक में फ़ोन किया। बैंक में फ़ोन करने पे उन्होंने मुझे बताया कि जी वो $1,000 की ट्रांजैक्शन हुई है, किसी ने आपके कार्ड से ऑनलाइन शारजा की टिकट बुक कराई है बाय एयर की, जो कि $1,000 की टिकट है और उसका जो भी अमाउंट है वो आपको चार्ज हुआ है। तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि मैंने ये ट्रांजैक्शन नहीं की है और मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, आप उसको प्लीज़ रेक्टिफाई करें कि मेरे को ये चार्ज ना लगे। तो भी उन्होंने कहा कि 48 आवर्स का टाइम लगेगा उसमें, 48 आवर्स के बाद ही हम इस अमाउंट को रिफ़ंड कर पाएंगे, ताकि वो अपने लेवल पे उसको पहले चेक करें कि वो जेन्युइन है कि नहीं है ट्रांजैक्शन। योगेश का कहना है कि बैंकों को ट्रांजैक्शन से जुड़ी सारी जानकारी देनी चाहिए ताकि उपभोक्ता शिकायत कर सके और ऐसे ठगों की धरपकड़ में पुलिस की मदद कर सके। वहीं राजीव का कहना है कि ATM का इस्तेमाल करने में सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने समझाया मुझे कि आपके ATM कार्ड की क्लोनिंग हुई है। ATM कार्ड की क्लोनिंग बेसिकली कैसे होती है, उन्होंने ही समझाया मुझे बैंक वालों ने, कि आपने किसी ATM में अपना कार्ड इस्तेमाल किया होगा, वहाँ कोई डिवाइस लगा होगा और उसके ज़रिए उस कार्ड की क्लोनिंग हुई और फिर वैसा ही कार्ड बनाकर आपका पैसा ATM से निकाला गया। आजकल ये फ्रॉड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इस पे कोई चेक सिस्टम नहीं है और इसके लिए आदमी जिसके साथ फ्रॉड होता है वही बेवकूफ़ कहलाता है, जबकि इसमें उसकी कहीं कोई गलती नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। मेरे पास अभी क्रेडिट कार्ड है और मेरे क्रेडिट कार्ड से एक ट्रांजैक्शन बॉम्बे में हो जाती है, तो मैं क्या करूँगा? तो सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि मैं नियरेस्ट स्टेशन पे जाऊँ जहाँ क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं अपनी लोकेशन को बना लूँ ताकि मैं बैंक को दिखा दूँ जी ट्रांजैक्शन बॉम्बे में हुई, लेकिन मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तो तब बैंक आपको कंपनसेट कर देगा। डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आज की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी है कि हम इसके इस्तेमाल के दौरान सजग रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए इन दोनों केस स्टडी पे भी हम चर्चा कर लें। ये दोनों ही मामले जो हमने आपको दिखाए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के, इसमें तो कोई चोरी नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं साझा की गई, लेकिन एकदम से विड्रॉवल हुआ या क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च किए गए। अनीश जी, ऐसे मामलों में क्या साबित करना पड़ता है और क्या इसमें बैंक की सीधे तौर पे लायबिलिटी बनती है? बैंक की लायबिलिटी सीधे तौर पे रहेगी, कारण कि कार्ड क्लोनिंग हुआ है और जैसा अभी वाजपेयी जी ने बताया कि अगर किसी डिस्टेंस लोकेशन में अगर विड्रॉल होता है और उन्होंने कहा कि हम लोकेशन अपना वेरीफाई कर लेते हैं दूसरे ATM में जाके, अपने नज़दीकी ATM में जाके, तो हमारा केस मजबूत हो जाता है कि मैं तो यहाँ था और मेरा कार्ड यहाँ पर है और अगर कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल हुआ है तो वो गलत इस्तेमाल हुआ है और उसके लिए बैंक लायबल है।
जी, और ये जो लाइबिलिटी जो बैंक अपने ऊपर लेती है वो इंश्योर्ड होता है, इंश्योरेंस के तहत होता है। अगर मान लीजिए कि मेरे कार्ड पे इंश्योरेंस नहीं है, जो कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे इंश्योरेंस दिया जाता है बैंक की ओर से, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर कैसे इसकी भरपाई बैंक करता है? नहीं, प्राइमा फेसाई अगर मेरी कोई गलती नहीं है और ये कार्ड क्लोनिंग हुआ, जिससे उन्होंने बताया कि एटीएम में यूज करने से अगर क्लोनिंग हुआ है तो एटीएम सेफ रहे, ये बैंक की जिम्मेदारी है जी। कि वहाँ पर कोई कार्ड क्लोनिंग नहीं हो, वो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे। अगर वहाँ पर कोई क्लोनिंग होती है, उसके अलावा भी क्लोनिंग का जरूरी नहीं कि एटीएम में ही होगी, क्लोनिंग कहीं पर भी हो सकती है आपकी। जी, आप जी। पेट्रोल पंप में पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर हो सकती है, बट आपको सावधानी रखनी है कि भाई मशीन आपके पास आए, कार्ड आप दे के भूल नहीं जाए कि कहाँ गया। जी, कई जी, बार जी। होता है कार्ड लेके चले जाते हैं और मशीन होती, तो आपकी सावधानी ही बचाव है, एक उस तरह से ध्यान रखेंगे। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितेंद्र हैं। जितेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। जितेंद्र जी पूछिए। हेलो जी। मैडम, जो है हमारे साथ 80,000 का फ्रॉड हुआ था, 80,000 रुपए का। 13 सितंबर 2019 को हुआ था। जी। हेलो जी, बताइए। तो जो है मैं ये पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि मैंने कंप्लेन भी की हर एक जगह, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं आपका शो देख रहा था, 3 दिन में रिफंडेबल है, तो बैंक ने तो हमें ही जिम्मेदार ठहरा दिया और वहां से वापस कर दिया। आपने किस तरह से फ्रॉड हुआ आपके साथ, ये भी बता दीजिए। मेरे साथ में मेरे फादर का अकाउंट खुला था एसबीआई में, स्टेट बैंक में। तो मैं गया था क्रेडिट, उन्होंने कहा था कि क्रेडिट कार्ड आपका हम बनवा देंगे जी। तो जो है जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने पापा के पूरे जो है सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आधार कार्ड वगैरह जो समथिंग इसमें लगते थे वो सारी चीजें दे दी हमने। फिर हमारे 10 दिन बाद कॉल आने चालू हो गए कि ऐसे ऐसे आपका क्रेडिट कार्ड इशू हो गया, और एक मैसेज आया मेरे मोबाइल पर कि डियर एसबीआई कंज्यूमर, आपका जो है प्रीपेड एसबीआई वो आपका जो क्रेडिट कार्ड है अप्रूव्ड हो गया है, आपकी लिमिट 94,136 रुपए हो गई है। ऐसे ही फिर दूसरे दिन फोन आया कि आपका क्रेडिट कार्ड इशू हो गया है, आप जो है अपना एटीएम नंबर दे दीजिए। तो मैंने 16 नंबर एटीएम दिया था, 16 नंबर जो ऊपर पड़ा होता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि ओटीपी आएगी, आप ओटीपी शेयर करिए। तो पहले 1499 से स्टार्ट हुआ, फिर 13 में और 14 में दोनों में जाकर 80,000 की चपत हुई। 9 बार ट्रांजैक्शन हुए, 9 बार। फिर मैंने वो फ्राइडे से स्टार्ट हुआ, सैटरडे को बैंक की छुट्टी थी, संडे और मंडे को मैंने कंप्लेन की मैनेजर से जाके, और एक कप्तान साहब को दी रिपोर्ट। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। चलिए, एक ऐसा ही मेल भी है, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। अयूब खान हैं, वो भी यही लिख रहे हैं कि उनके साथ 51,000 का हुआ है, मर्चेंट मोबीविक पर उनके साथ हुआ ओटीपी ट्रांजैक्शन के तहत, और उन्होंने सब जगह कंप्लेंट भी कर दी है। लेकिन बैंक जो है वो कह रहे हैं कि लाइबिलिटी आप ही की बनती है, और मैं काफ़ी परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जी। अगर हम पहले वाला जो हमारे कॉलर थे उनकी बात सुनेंगे, तो अगर उन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू किया और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स इन्होंने कभी किसी को नहीं दी खुद से, तो फॉर एनीबडी टू नो कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपकी लिमिट इतनी बढ़ा रहे हैं हम, तो ये तो अब बैंक की तरफ से कोई फॉल्ट हुआ है। देयर इज सम लीकेज ऑफ द डेटा फ्रॉम द बैंक, ईदर डेटा हैज बीन सोल्ड बाय वन ऑफ द बैंक का एम्प्लॉय, तो इसकी लाइबिलिटी पहली पहुंच जाती है बैंक के पास। दूसरी, अगर नहीं भी हुआ, चलो देयर इज हैज बीन सम डिस्टर्बेंस मे बी इन द बैंकिंग सिस्टम का एंटायर सिक्योरिटी एस्पेक्ट, तब भी बैंक की लाइबिलिटी है। सिक्योरिटी आपको देखनी है एज पर सेक्शन 43 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एवरी IT company or every company, every entity having existence in India has to take care utmost responsibility when it comes to security aspect of its data और security aspects of its profile। तीसरी बात अगर आ जाती है कि अगर मैंने वो कार्ड की डिटेल्स OTP किसी को दिया भी, तो आपने जब मुझे OTP के लिए बुलाया था, जब आपने मुझे बोला था कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है, तो आपने मुझे डिटेल्स नहीं बताई। अगर आपने मुझे डिटेल्स नहीं बताई कि किस तरीके से होगा और क्या होगा, तो एज अ कंज्यूमर बेस मेरी लाइबिलिटी नहीं है, ये आपकी लाइबिलिटी है। जब आप मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइसेंस देते हैं, अगर हम इसको सिंपल वे में देखेंगे, तो आप चेक करते हैं कि मुझे ये 3-4 चीज़ें तरीके आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे रिवर्स लेना आता है नहीं आता है,
ठीक है। तो अब ये क्या क्योंकि लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक, लेकिन बैंक में सुनवाई नहीं हो रही है, तो इनके पास लीगल रेमेडी क्या है? लीगल रेमेडी आपके पास में, जैसे मैंने बताया, बेस्ट तरीका है इनके लिए कि आपके पास में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कंप्लेंट की कॉपी, आपका नाम, अगर ये आपके पिताजी के अकाउंट का था तो आपके पिताजी का नाम, बैंक अकाउंट डिटेल्स, किस टाइप की आपकी कंप्लेंट है, ये जो छोटा आपने जिस्ट बोला, ये पूरा जिस्ट तारीख के साथ में। उसके बाद में वो जो अगर आपके पास में SMS आया था तो आप उसका स्क्रीनशॉट पेपर पे या तो प्रिंट आउट ले लें। वो सारी चीज़ें, ये कुछ रिक्विजिट है पता करने के लिए, और आपकी जो कंप्लेंट की कॉपी है जो आपने बैंक में की थी, ये सारी लेकर आप अटैच कर सकते हैं। RBI की वेबसाइट पे ही जाएंगे आप, अगर गूगल करेंगे RBI ओम्बड्समैन तो उसकी वेबसाइट पे ही आएगा, आपके रीजन का जो स्पेसिफिक है आप ये सारी चीज़ें वहाँ अटैच कर दीजिए, आपके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसको छोड़कर कुछ और डिटेल्स ओम्बड्समैन को चाहिए तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, अदरवाइज दे विल टेक केयर अदर पेज। अगर ये नहीं भी होता है तो जैसा मैंने बोला, देन FIR एंड टेक अ रिकॉर्ड्स ऑफ 156(3), गो टू द कोर्ट। जी, इसके अलावा भी रास्ता है कि भाई फिर हम कंज्यूमर कोर्ट में जाकर बैंक को पार्टी बनाएंगे और बाकी उसमें वहाँ से रेमेडी, जो इफेक्टिव रेमेडी होगी वहाँ से मिलेगी। आई थिंक सीनियर सिटीजन का है तो आपके पास शायद कोई सॉल्यूशन इसके लिए है। अगर इनके नहीं, रेमेडी तो सेम ही रहती है, सीनियर सिटीजन्स हो, क्योंकि क्रिमिनल लॉ की हम बात करते हैं तो इट्स द सेम फॉर एवरीवन। पर हाँ, ये है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी अगर हम जाएंगे वो तब तक एंटरटेन नहीं करेंगे जब तक आपने पहले बैंक में कंप्लेंट प्रॉपर्ली नहीं दे रखी, या फिर अगर कंज्यूमर कोर्ट में, जैसे सर ने कहा, अगर केस पेंडिंग है तो भी बैंकिंग ओम्बड्समैन नहीं उसमें इंडल्ज होंगे। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप तब पहुंचेंगे जब आप बैंक से परस्यू कर चुके हैं और आपको रेमेडी नहीं मिली है। जी, ये जो, क्योंकि अयूब खान का जो मेल है उसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने सीधा मुंबई सेंट्रल ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर दिया था, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है, 4 महीने बीत गए। तो क्या पहले जो बैंक का इंटरनल ओम्बड्समैन है उसको अप्रोच करने की ज़रूरत है? मतलब इसमें हायरार्की है? I don't think there is no hierarchy, but एक रिक्विजिट होता है कि आप एटलीस्ट बैंक के कस्टमर केयर या आपके बैंक के कंप्लेंट रिड्रेसल फोरम में एक कंप्लेंट आप इंस्टेंटली करें, बिकॉज, और उसका ID नंबर ले, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, बिकॉज वो आपका एक बेसिस बन जाता है, वो बेसिस बनता है कि आपने इस दिन ये चीज कंप्लेंट को किया। फर्स्ट जहाँ तक उनका सवाल ये है कि भाई हमने बैंक को अप्रोच कर लिया, ओम्बड्समैन को एग्जॉस्ट कर लिया, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दिया, और उसके बाद हम क्या करें? उसके लिए रेमेडी फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाके अपना केस फाइल करेंगे और वहाँ से उनको इफेक्टिव रेमेडी मिलेगी। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोई कागजात, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो देने हैं, और बहुत कम खर्चे में वहाँ पर हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कोई वकील करने की ज़रूरत है, खुद भी जाकर अपना मुकदमा कर सकते हैं। कंज्यूमर फ्रेंडली वहाँ पर होता है। आपसे समझना चाहूँगी मैं कि इसमें समय का कुछ है कि कितने दिन तक इंतज़ार करें हम रिड्रेसल के लिए? 30 डेज। 30 दिन नहीं, बैंक की हम 30 डेज तक वेट करेंगे। बैंक अगर 30 दिन में आपको कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, आइडियली तो अगर आपने रिपोर्ट कर दिया, 3 दिन के अंदर फ्रॉड हुआ, आपने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट कर दिया, पता चल गया जी कंज्यूमर की गलती नहीं थी या जो भी है, 10 दिन के अंदर बैंक को रिफंड करना होता है आइडियली। पर अगर वो चीज़ नहीं हो रही, अब 30 दिन तक वेट करिए, 30 डेज तक वेट करिए। अगर 30 दिन के अंदर बैंक आपका समाधान नहीं कर रहा है, देन यू स्ट्रेट अवे गो टू बैंकिंग ओम्बड्समैन। जी, इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगी। 30 दिन में अगर उन्होंने मुझे जवाब भी दिया बैंक ने, और मैं खुश नहीं हूँ उस जवाब से, तो भी मैं बैंकिंग ओम्बड्समैन RBI में कंप्लेन कर सकती हूँ। इट्स नॉट जस्ट वन क्राइटेरिया कि आपको जवाब नहीं मिला है या आपका समाधान नहीं हुआ है। और एक चीज़ हम सबको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हर कंज्यूमर परेशान हो जाता है, कि ओनस, बर्डन ऑफ प्रूफ बैंक का है प्रूफ करना कि मैंने ये किया, ये ट्रांजैक्शन मेरे से हुआ या अनऑथराइज था या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से हुआ, ये मेरा ओनस नहीं है एज अ कंज्यूमर, ये बैंक के ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूफ सोली लाइज विद द बैंक। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मालूम होनी चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। पूछिए अपना सवाल। उत्पल जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, हेलो जी उत्पल जी, हम सुन पा रहे हैं, पूछिए। जी, मैं सलीम अहमद बोल रहा हूँ। सलीम अहमद जी, सलीम अहमद बोल रहा हूँ। सलीम हैदर बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए हम आपके कॉल को थोड़ी देर में शामिल करते हैं। जी जी। बैंगलोर से ये हमारे पास मेल है नवीन का, और उन्होंने कहा है कि हमने ई-कॉमर्स साइट के अगेंस्ट की थी उनके कंज्यूमर हेल्पलाइन पे, और OTP के ज़रिए जो है पेमेंट फ्रॉड हुआ था, UPI पेमेंट के बारे में वो कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ पर
but I could not do anything about it. How to complain or go about this kind of false calls? यानी कि गलत कॉल के ज़रिए OTP लेकर अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसके खिलाफ हम कैसे शिकायत कर सकते हैं? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आप अपनी सारी डिटेल्स दीजिए वहाँ पर, जितना डिटेल्स आपके पास में है, इंक्लूडिंग किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ है, URL, स्क्रीनशॉट, अगर कोई मैसेजेस है तो उसका आप प्रिंट आउट लीजिए और आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उस चीज़ को लेकर कंप्लेन कीजिए। अगर वहाँ से रीडायरेक्ट होता है साइबर सेल में तो वहाँ से रीडायरेक्ट होगा और वो अपने रिक्विजिट तरीके से होगा। अगर वहाँ पर नहीं होता है तो वो सेम तरीका जो हमने बात किया 156(3) या कंज्यूमर कोड, जैसा कि सर ने बताया कि इट्स नॉट एक्सपेंसिव ऑल्सो, आप खुद जाके भी लड़ सकते हैं उस चीज़ को लेकर, तो आपको किसी लॉयर को भी एंगेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए सलीम जी हमारे साथ दो चीज़ें हैं जो हर कंज्यूमर को ध्यान रखनी है। जैसे ही फ्रॉड होता है, आपने रियलाइज करा, अपने बैंक को जाके फटाफट बताइए और दूसरा नियरेस्ट थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। ये दो चीज़ें ध्यान रखें। पर आप डिटेल ज़रूर रखिए अपना उस टाइम पे कि आपने अगर फ़ोन कॉल किया है तो हमेशा एक नंबर जनरेट होता है कि ये आपका कंप्लेंट नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो अपने पास रखें। जी सलीम हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी से। सलीम जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मैं जानना चाहता हूँ जी कि मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। बैंक वालों ने बुलाया कि आपका नंबर आया है, चढ़ाव किया गया, मैं आपको क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहता हूँ। मैं उसके बारे में जानता नहीं था जी। तो उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड हम चला नहीं पाते, इसलिए हम इसके बारे में जानते नहीं, तो हम इसको बंद करना चाहते हैं जी। कैसे बंद करें? इसके लिए आपको अपने बैंक को ही अप्रोच करना होगा और उनसे कहना होगा कि इस क्रेडिट कार्ड की सेवा मुझे नहीं चाहिए और आप इसको बंद करें। इसके लिए बैंक को ही आपको अप्रोच करना होगा। आइए इसके अलावा हम जान लेते हैं कि फ्रॉड से बचने के और उपाय क्या हो सकते हैं। तो जो बचाव के तरीके हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे, क्योंकि क्लोनिंग की बात आई थी केस स्टडी में, हमने आपको दिखाया जो गंदे दिखने वाले या रिपेयर हो रहे ATM हैं तो उनसे आप दूर रहें। वैसे ATM का इस्तेमाल करने से आप बचें जिनमें अलग पैटर्न आपको लगे, यानी कि जिस तरह से आप हमेशा विड्रॉल करते हैं, अगर उसके अलावा अलग ढंग से कुछ आपको पैटर्न दिखता है तो आप अलर्ट रहें। पिन नंबर डालते समय आप पैड को कोशिश करें अपने हाथ से ढक लेने का, ताकि कोई उसे देख ना सके। किसी की मदद लेने की कोशिश नहीं करें। अगर आपको दिक्कत हो रही है ट्रांजैक्शन में तो आप लौट जाएं, फ़ोन करें अपने कस्टमर केयर पे, लेकिन किसी व्यक्ति से आप मदद नहीं लें पैसे ड्रॉ करते हुए। सेफ साइट का यूज़ करें। सिक्योर सॉकेट्स लेयर सर्टिफिकेट आप ज़रूर चेक करें। अगर किसी गेटवे पे आपको लग रहा है कि जो हमेशा जिस गेटवे पे मैं जाता हूँ ये वैसा नहीं दिख रहा, तो आप ये चेक करें कि उसका अपना सिक्योर सॉकेट्स लेयर SSL सर्टिफिकेट है या नहीं है। एक और बहुत अहम बात, कई लोगों ने ये बताया कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तो उनके साथ फ्रॉड हुआ। तो ऐसे में आप ये अश्योर करें कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे। इसके अलावा ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए अपने डेबिट कार्ड को यूज़ ना करें, क्योंकि डेबिट कार्ड से इंस्टेंटली पैसे जो हैं वो चले जाते हैं। CVV नंबर डालें तो इसे सुरक्षित रखने का आप प्रयास करें। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें। डेटा सिक्योरिटी के लिए लॉग आउट करना भी ज़रूरी है। निश्चित अंतराल के बाद आपको पासवर्ड भी अपना बदलते रहना चाहिए। ये बचाव के तरीके हैं। और हाँ, पिन नंबर, CVV या पासवर्ड किसी को भी नहीं बताएं। फ़ोन या ईमेल कर कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी ग्राहक से कार्ड डिटेल नहीं मांग सकती। अगर बैंक ऐसा करते हैं तो उनसे ज़रूर पूछें कि आप क्यों हमसे जानकारी मांग रहे हैं। बैंक या क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट हर बार आप चेक करें, ताकि आपको पता चले कि अगर छोटे अमाउंट में भी कोई अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है तो बैंक को सूचित करना है इस बारे में। दुकान या पेट्रोल पंप पर अगर आप जाते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपका कार्ड लेकर वो आपसे दूर तो नहीं जा रहा। अगर फ्रॉड हो ही जाए तो आपको क्या करना चाहिए? बैंक या कार्ड देने वाली कंपनी से तुरंत संपर्क करें। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अवैध ट्रांजैक्शन की आप FIR दर्ज कराएं। 30 दिनों में कोई जवाब नहीं मिलता है तो रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग ओम्बड्समैन से संपर्क करें, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया। सीधे तौर पर अगर हम अनीश जी देखें इसमें कि अगर ये रिड्रेसल फॉरम्स नहीं रिस्पॉन्ड करती हैं तो हमारे पास लीगल रेमेडी क्या है? अगर हम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कोर्ट जाने के लिए तो कंज्यूमर कोर्ट में होता है, और कंज्यूमर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में 1 करोड़ तक के फ्रॉड्स हैं उसके लिए हम अप्रोच कर सकते हैं। और उसके लिए सिंपल अपना एप्लीकेशन देना है, 6 मंथ्स का बैंक अकाउंट देना है, डिटेल्स देना है, बैंक स्टेटमेंट अपना देंगे, और जो बाकी जो ट्रांजैक्शन है, SMS है, वो सारा डिटेल्स आप देके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। बैंक को पार्टी बनाइए, और आपको कोई लगता है कि कोई सस्पिशस
आदमी आपको समझ में आता है उसको पार्टी बना सकते हैं, अदरवाइज सीधे सीधे बैंक को पार्टी बनाएंगे। और इट्स बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा खुशबू ने बताया कि ओनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन द बैंक। तो बैंक को आके प्रूव करना है इज देयर एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। जी जी, ये बैंक को प्रूव करना है, ये मेरे को प्रूव नहीं करना है। इफ एनी फ्रॉड हैज बीन कमिटेड इट्स अ बैंक्स लायबिलिटी प्राइमा फेसाई। जी, और हमारे को इतना ध्यान रखना है कि विद इन 3 days वी हैव टू कंप्लेन बिल्कुल टू द बैंक। चलिए, हमें उम्मीद है कि आज के विषय ने आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड की स्थिति में आपके अधिकार के बारे में जागरूक बनाया होगा। आप सभी कॉलर्स का शुक्रिया हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशबू आपका, विधि आपका, अनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कानूनी विषय पर जानकारी और समाधान देने के लिए। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी सलाह हो तो वो आप हमें ज़रूर दें। मेल कर सकते हैं हमें आपका kanun.rstv@gmail.com पर, और यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए भी आप अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। अगले हफ्ते रविवार 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे, और इस बार बात होगी कुरियर सर्विस से जुड़ी गड़बड़ी या धोखाधड़ी होने पर आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं, इस पर बात करेंगे। अगले रविवार हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। फिलहाल आपका कानून में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।